Hello learners, how are you? How have you been? It's nice to see you after such a long time. Friends, आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि फ्रेजेस के थ्रू हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। इंग्लिश में फ्रेजेस का बड़ा इस्तेमाल होता है। फ्रेजेस की मदद से हमारे लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं आज की क्लास में कि ये फ्रेजेस क्या हैं और क्या वाकई इनका इस्तेमाल करने से इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। फ्रेजेस क्या हैं, इसको जानने के लिए हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश की बहुत ही बेसिक इकाई से, जो होती है लेटर्स। लेटर्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं वर्ण। जिस तरह से जब आप हिंदी सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, वर्णमाला के अक्षर सीखते हैं, जैसे अ आ इ ई क ख ग घ। ये सारे इंग्लिश में कहलाते हैं लेटर्स, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं वर्ण। और जो वर्णमाला होती है इसे इंग्लिश में आप कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। कई बार बाय मिस्टेक ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जो कि गलत बात है। अल्फ़ाबेट एक है, वर्णमाला एक है, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट की संख्या एक है इंग्लिश में और लेटर्स की जो संख्या है वो 26 है। हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो लगभग 48 होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है इंग्लिश की तुलना में। तो शुरुआत होती है लेटर्स से। जब कोई भी बच्चा इंग्लिश सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले अक्षरों की पहचान करनी होती है, जैसे ABCD Z तक हम सीखते हैं। ये लेटर्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आते हैं। जब आप लेटर्स सीख लेते हैं तो जो अगली कड़ी होती है वो होती है वर्ड्स सीखने की। शब्द, वर्ड्स। शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो मीनिंगफुल हो। ABCD या Z तक जितने भी लेटर्स हैं उनको हम इस तरह से अरेंज करें कि उसका कोई सेंस निकले, उसका कोई मीनिंग निकले, तब हम उन्हें वर्ड्स कहेंगे। कोई भी लेटर्स अगर इधर उधर हम लिख दें तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे। अगर किसी ने लिख दिया JEC, अब इसका कोई मतलब नहीं निकला, तो ये वर्ड नहीं है, सिर्फ ये 3 लेटर हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वर्ड्स वो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है जिसका एक सेंसिबल मीनिंग निकलता है। अब चूंकि आज हम बात करने वाले हैं फ्रेजेस की। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस का अगर हिंदी देखा जाए तो ये होता है वाक्यांश। अगर आप इसके हिंदी अर्थ से समझें तो वाक्य का अंश, वाक्य का एक हिस्सा, यानी कि कोई कंप्लीट सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के एक हिस्से को आप उठा लें, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के अरेंजमेंट को, तो उसे आप नाम देंगे फ्रेज़, वाक्यांश कहेंगे। अभी वाक्यांश या फ्रेज़ किस तरह से इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करते हैं, उसके लिए आइए देखते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंस जिसे आप कहते हैं वाक्य। जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सेंटेंसेस वर्ड्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, वर्ड्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसका एक सेंसिबल मीनिंग निकले, जिसका एक अर्थ निकले, जिसका एक संपूर्ण अर्थ निकले। तो संपूर्ण अर्थ निकालने के लिए ज़रूरी है कि इस शब्दों के अरेंजमेंट, जिन्हें हम वाक्य कहते हैं, वो ख़त्म हो एक फुल स्टॉप पर, एक पूर्ण विराम पर, या फिर एक क्वेश्चन मार्क पर। तो जब लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आता है तब हमें लगता है कि या तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर ये एक क्वेश्चन है। लेकिन दोनों ही केस में हम इसे एक सेंसिबल अर्थ वाला कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कहेंगे। ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो एक और ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है जिन्हें हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज को आप हिंदी में नाम देंगे उपवाक्य। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 से ज़्यादा वाक्यों को अरेंज करके एक बड़ा वाक्य बनाना होता है। अब दरअसल वो 2 वाक्य नहीं होते हैं बल्कि क्लॉज होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और उपवाक्य जुड़े होते हैं कंजंक्शन की मदद से। तो हमने कुछ शब्दों को यहाँ पर सीखा है। लेटर्स, सबसे शुरुआत करते हैं हम लेटर्स के, जो अल्फ़ाबेट के अंग होते हैं।
जिनके एक सेंसिबल अरेंजमेंट से वर्ड्स बनता है, वर्ड्स के सेंसिबल अरेंजमेंट से सेंटेंस बनता है। अभी एक सेंटेंस में 2 या ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें बात करना है फ्रेज़ की कि ये फ्रेज़ क्या होता है, जिसके बारे में अब तक हमने समझा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि ऑब्वियसली क्लॉज नहीं होता, सेंटेंस नहीं होता, लेकिन उसका अपना एक सेंसिबल अर्थ होता है। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका कोई ना कोई तो अर्थ निकले। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं इन अ कॉर्नर, अब यहाँ पर इन एक प्रेपोजिशन है, अ एक आर्टिकल है और कॉर्नर एक शब्द है। इन अ कॉर्नर, ये 3 शब्दों का एक अरेंजमेंट है। इसको अगर हम सुनते हैं तो हमें एक मैसेज मिलता है कि कोने में, इसका कोई ना कोई अर्थ निकला है। या फिर आप कहें विद माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। विद एक प्रेपोजिशन है, माय यहाँ पर एक शब्द है और फ्रेंड्स यहाँ पर एक नाउन शब्द है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक सेंसिबल अर्थ निकला है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेज़। अभी ये देखते हैं कि फ्रेजेस के थ्रू इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम इंग्लिश जो सीखते हैं वो हिंदी की मदद से सीखते हैं। हम अनुवाद का नज़रिया अपनाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। जब आप किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक शब्द का दूसरी किसी भाषा में भी एग्जैक्टली वही अर्थ निकले जो आप अपनी मातृभाषा में देखते हैं। तो कई बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से मीनिंग्स जो हैं वो बड़े ही अजीब, उटपटांग, स्ट्रेंज निकल जाते हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जब आप इंग्लिश सीखें तो आप फ्रेजेस के थ्रू सीखें। फ्रेजेस ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट होगा जिसका अपना एक मतलब निकलेगा। तो आइए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ कि कैसे ये ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट है, कैसे ये वर्ड्स ऑफ अरेंजमेंट है और उसका अपना एक सेंसिबल अर्थ निकला है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे फ्रेजेस को सीखकर हम इंग्लिश को आसान बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली जो पानी के बाहर है। अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको अरेंज किया गया है और इसको सुनकर हमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई मीनिंग हमें सूझेगी। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कहा जाएगा जल बिन मछली। अब मछली जल के बगैर, पानी के बगैर कैसा महसूस करेगी? तो आप कहेंगे बेचैन महसूस करेगी। तो बेचैन के लिए वैसे शब्द है हमारे पास रेस्टलेस, जिसको चैन ना हो, जिसको आराम ना हो, उसे आप कहेंगे रेस्टलेस। तो या तो आप यूँ कहेंगे कि मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग रेस्टलेस, या फिर आप फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो जब आप फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो इसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ये कि आप अपनी बात को ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से कह पाते हैं, और दूसरा ये कि आपको हर एक हिंदी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, ये है एट वॉकिंग डिस्टेंस। एट वॉकिंग डिस्टेंस, अगर आप केवल शब्दों की बात करें तो आप कहेंगे पैदल दूरी। अगर हमें किसी जगह के बारे में बताना है कि वो पास में ही है, ज़्यादा दूर स्थित नहीं है, पास में ही है, तो या तो आप उसके लिए शब्द यूज़ करेंगे नियर बाय। अगर कोई एड्रेस आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे दिस प्लेस इज़ नियर बाय, यह जगह जो है वो पास में ही है। या फिर आप एक फ्रेज़ का इस्तेमाल करके कहें कि दिस प्लेस इज़ एट वॉकिंग डिस्टेंस, ये जो जगह है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वॉकिंग डिस्टेंस जिसका मतलब है पैदल जो दूरी, जिसको हमने यूज़ किया है नियर बाय के लिए। तो एट वॉकिंग डिस्टेंस चूँकि 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है इसलिए ये एक फ्रेज़ है। ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर आपने कई बार सुना होगा। इसको हिंदी में आप कहेंगे आग में घी डालना।
अब यहाँ पर आपको फायर का इंग्लिश आग तो मिल रहा है, लेकिन घी का इंग्लिश नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से बचने के लिए ही हमें सुझाव दिया जाता है कि हम फ्रेजेस के थ्रू इंग्लिश को सीखें। तो हम पूरी की पूरी बात को ऐसे देखेंगे कि आग में कोई फ्यूल डाल दिया गया जिससे आग और ज़्यादा भड़क गई है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पर मामले को भड़कने की या फिर विवाद बढ़ने की बात होती है, तो वहाँ पर हिंदी में आग में घी डालने की बात होती है और इंग्लिश में कहा जाता है ऐड फ्यूल टू फायर। इसी तरह से अगर हम ऐड इंसल्ट टू इंजरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में कहा जाएगा कि जख्म पर नमक छिड़कने की बात हो रही है, घाव पर नमक छिड़कने की बात हो रही है। कोई परेशान है, दुखी है और कोई ऐसी बात कह दे जिससे वो और ज़्यादा दुखी हो जाए, तो इसके लिए इंग्लिश में कहा जाएगा ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक सेंस देता है, हालांकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा फ्रेज। हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। जब आप अपन उंगलियों को बंद करते हैं तो मुट्ठी बनती है, जिसके लिए इंग्लिश में आप कहेंगे फीस्ट। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जिसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। अभी कंजूस व्यक्ति, एक ऐसी कहावत हिंदी में भी चलती है, बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो प्यारे खाक की। तो जो लोग पैसों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं, या यूँ कहें कि वहाँ भी नहीं करते हैं जहाँ करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा जाता है। अब कंजूस को अगर हम सीधे सीधे कहें तो उसे या तो आप माइज़र कहेंगे या फिर आप कहेंगे स्टिंजी। सीधे सीधे शब्दों में माइज़र या स्टिंजी कहेंगे, लेकिन फ्रेजेस के थ्रू कहा जाएगा तो आप कहेंगे क्लोज फिस्टेड पर्सन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कहें कंजूस का जो उल्टा होता है वो व्यक्ति होता है फिजूल खर्च। अब फिजूल खर्च के लिए सीधे सीधे अगर आप कहें तो शब्द मिलेगा एक्स्ट्रावेगेंट। फिजूल खर्च व्यक्ति, वह एक फिजूल खर्च इंसान है, ही इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। लेकिन यहाँ पर इस बात को फ्रेजेस के थ्रू कहा जाएगा तो कहा जाएगा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। हम कह देंगे ही बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड्स। कैंडल यानी कि मोमबत्ती, उसकी एक तरफ से हम जलाएंगे तो वो अपना काम करेगी, लेकिन दोनों तरफ से जलाएंगे तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो फिजूल खर्च व्यक्ति वही होता है जो अपने पैसों का सदुपयोग नहीं करता है, एक्स्ट्रावेगेंट है, लेकिन फ्रेजेस के थ्रू कहने पर इस तरह से कहा जाएगा। और आज के क्लास का एक लास्ट फ्रेज हम देखेंगे, वो है अ बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आसपास के हर चीज़ को नष्ट कर दे, ख़राब कर दे। इसको इस तरह से लिया गया है कि चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और वहाँ पर अगर कोई बैल चला जाए तो वो पूरी दुकान को ही तहस नहस कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन के लिए ख़तरनाक हो सकता है, उसके लिए कहा जाएगा अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो जब बात कम्युनिकेशन की होती है, इंग्लिश स्पीकिंग की होती है, तो ट्रांसलेशन से बचने की सलाह दी जाती है और फ्रेजेस के ज़रिए अपनी बात कहने की बात कही जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आप फ्रेजेस का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ गए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।